फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेस फोकस 25 म्यूचुअल फंड की। आपको पता है इसी टॉपिक पे हमने एक महीने पहले सिमिलर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने फंड को रिव्यू किया था, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया था, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो, एवरीथिंग। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हम इसके अंदर काफ़ी लॉस जो है, अभी हमारा जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो काफ़ी नेगेटिव में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आई थॉट कि एक फर्दर रिव्यू करते हैं हम इसके अंदर, स्टार्टिंग से हम इसके अंदर बताते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से, अगर बात करें फंड को समझते हैं, तो फंड के अंदर प्रेजेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं 22 हैं। तो यानी कि काफ़ी जो अपने नाम के हिसाब से जा रहा है, ये काफ़ी फोकस्ड फंड्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर म्यूचुअल फंड्स। अगर हम बात करें कि इसकी फ़ंड की एज क्या है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 10 ईयर्स का डेटा है, काफ़ी पुराना फंड है, 2013 से ये फंड है। विद इन दिस 10 ईयर्स इसके अंदर जो AUM है दैट इज़ ग्रोन टू 15,000 करोड़, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। क्योंकि इसका जो जब टाइम आया था बिफोर कोविड टाइम, या उस टाइम पे हम 17-18 में बोल सकते हैं, तो दिस वॉज अ स्टार परफॉर्मर। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि इसके अंदर काफ़ी लोग अभी भी इन्वेस्टेड हैं। तो अगर हम इसका बेंचमार्क देखें तो दैट इज़ निफ्टी 500। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो मोरलेस इसमें लार्ज कैप कंपनीज हैं, मिड कैप की रिप्रेजेंटेशन इज ओनली अबाउट 13 to 15% एंड रेस्ट 80 to 85% इज योर लार्ज कैप कंपनीज। अगर हम आगे की बात करें तो लेकिन सबसे पहले हमें रिस्क पैरामीटर्स पे बात करनी ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड योर शार्प रेशो। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि कम होना चाहिए, क्योंकि डेविएशन जितनी इसकी बेंचमार्क से कम होगी फंड को उतना बेटर कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने कंपेयर किया इसके बेंचमार्क से, तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्सेस फोकस 25 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने बेंचमार्क से मार्जिनली ज़्यादा है, तो दैट इज़ अ लिटिल नेगेटिव फैक्टर हो जाता है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। सेम अगर हम शार्प रेशो की बात करें, शार्प रेशो आपको पता है एक तरीके से रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि फंड जो है कितना रिटर्न दे रहा है रिस्क लेके, यानी कि शार्प रेशो ज़्यादा दैट मीन्स आपके रिटर्न्स ज़्यादा एंड रिस्क कम। तो इस अगर हम कैटेगरी से देखें, हम कंपेयर करें इसको बेंचमार्क से, अगेन हमारा जो एक्सेस फोकस 25 है दैट इज़ काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसका जो स्कोर है वो काफ़ी कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द बेंचमार्क, और ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड। तो अगर हम रिस्क पैरामीटर की अगर सिर्फ बात करें अबाउट दीज 2 जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिस हैज़ बिकम अ बिग नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड। सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द रिस्क पैरामीटर, हम एक काम करते हैं, हम इसके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स और सेक्टर एलोकेशन भी देख लेते हैं। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो टॉप जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर, वी हैव इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 34%, यानी कि आपका फाइनेंशियल्स, बैंक्स, NBFCs, इस तरीके की जो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारा आता है आपके फाइनेंशियल्स में। वी हैव द सर्विसेज एज अ 13%, टेक्नोलॉजी एज अ 12% एंड केमिकल्स 11%। तो अगर हम पूरा इसका सेक्टर देखें तो कहीं ना कहीं ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज से थोड़ा ज़्यादा है। ना अगर हम स्पेसिफिक कंपनीज़ की बात करते हैं, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इस फंड को ऊपर या नीचे लेके जाएंगे, तो इफ़ यू सी द नेम्स, अगर हम टॉप कंपनी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन जो है हमारा है दैट इज़ TCS, वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज, गुड कंपनी, 8.5% एलोकेशन है। वी हैव एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि आपका डीमार्ट, जो आपको पता है कि प्रोडक्ट रखता है, इसकी काफ़ी प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया, तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स इसका 8% है। देन वी हैव द पिडिलाइट इंडस्ट्रीज दैट इज़ अगेन 7%। वी हैव इन्फो एज, जिसको हम naukri.com भी बोल सकते हैं, अगेन दैट इज़ अ 5%। इन्फो एज आपको पता है कि इसके अंदर कंपनीज लाइक नौकरी, जीवन साथी, 99 एकड़, इस तरीके की कंपनीज आती हैं। वी हैव HDFC लिमिटेड एज अबाउट 5%। तो इफ़ वी सी द पोर्टफोलियो लोकेशन हम देखते हैं तो सारी कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर ऑल मोस्टली द ब्लू चिप कंपनीज हैं, आपकी अच्छी कंपनीज है। HDFC के बाद वी हैव श्री सीमेंट, LTI माइंट्री, वी हैव डिवीज लैब, बजाज फाइनेंस। सो दीज आर ऑल कंपनीज आर मोस्टली वेरी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। बट ओनली द पॉइंट इज, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दीज कंपनीज मोस्टली दीज आर ऑल ग्रोथ लेड कंपनीज, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट टाइम्स पे दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट आने के टाइम पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब इसकी साइकिल चेंज होगी देन थिंग्स कैन चेंज। नाउ व्हाट वी विल डू, हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली क्योंकि आपको पता है कि फंड के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, काफ़ी लोग रिडीम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं या स्टॉक्स जो है सोल्ड आउट हो गए हैं लास्ट मंथ के अंदर, कितनी नई बाइंग है। तो अगर हम देखते हैं जो स्टॉक्स सोल्ड किए गए हैं, जिसमें से कंप्लीट एग्जिट नहीं बट स्टिल सम पार्ट ऑफ इट एग्जिट किया है, दैट इज डिवीज लैब, वी हैव
TCS, HDFC लिमिटेड, इन्फोएज, एवेन्यू सुपरमार्ट। तो यही हमारे टॉप की कंपनीज थी, बट इसके अंदर से कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना जो है बोल सकते हैं जो परसेंट एलोकेशन कम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके स्टॉक्स भी इतने अच्छे परफॉर्म रिसेंटली नहीं कर रहे हैं। एंड रीसेंट अगर हम बाय कर हम देखें तो वी हैव श्री सीमेंट, सोना कॉम्स, LTI माइंट्री एंड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। सो दीज आर ऑल आप बोल सकते हैं मिड कैप ओरिएंटेड कंपनीज हैं, या फिर इनके जो स्टॉक्स हैं दैट इज एक्सपेक्टेड इनके रिजल्ट्स भी इन कंपनीज के बेटर आए थे। तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंड मैनेजर पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अपना जो परफॉर्मेंस है इन स्टॉक्स की या इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की वो आने वाले टाइम में बेटर हो। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस होगी। तो हम सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कंपेयर किया है रिटर्न्स को। तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न्स भी कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किए हैं रिटर्न्स को, अगर हम 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स की हम देखते हैं अगेंस्ट कंपेयर इट विद द कैटेगरी एवरेज। तो अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स देखें तो हमारे रिटर्न्स बनते हैं ऑलमोस्ट 15%, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। अगेन 5%। एंड अगर हम 5 इयर्स एंड 10 इयर्स का भी डेटा देखते हैं तो एक्सेस फोकस 25 की कैटेगरी एवरेज से जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। और अगर हम पीयर कंपैरिजन भी देखें फोकस फंड्स के अंदर ही, तो एक्सिस फोकस 25 के जो रिटर्न्स हैं वो पीयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एक्सिस इज जस्ट 13% एंड रेस्ट ऑफ इट गेटिंग मोर देन 14 to 15% या 18%। तो रिटर्न्स एवरीथिंग डिस्कस करने के बाद हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं और लेट्स से अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो क्या आपको लॉस बुक करना चाहिए। तो मेरी सजेशन तो ये होगी कि आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो स्टाइल होता है, चाहे ग्रोथ स्टाइल हो चाहे वैल्यू स्टाइल हो, उसका एक साइकिल होती है। प्रेजेंटली जो साइकिल है वो वैल्यू स्टॉक्स की है, इसीलिए इस फंड का जो ग्रोथ ओरिएंटेड जो स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट डजेंट मीन कि आपको जो है लॉस बुक कर लेना चाहिए। एंड स्पेशली जब आपको पता है कि जब इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म से हम मतलब है एटलीस्ट आपका 5 इयर्स का तो होराइजन होना चाहिए। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था कि मैं इसके अंदर से शॉर्ट टर्म या लेट्स से 6-7 मंथ्स के अंदर मैं इसके अंदर प्रॉफिट ले लूँगा, तो दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी एज पर मी। बाकी आपको क्या करना है, आप अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस की बात कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग कि लेट्स से अगर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है या अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो मैं एक लार्ज कैप कैटेगरी के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर एडवाइस कि आप एक इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स फंड की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ गेटिंग बेटर देन योर जो आपके लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, जो एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या सेंसेक्स 30 जो आपका इंडेक्स फंड है उसके लिए कैटेगरी का आप इंडेक्स फंड के अंदर फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। सो आई होप कि आपको कुछ क्लियर डायरेक्शन मिल गई होगी अबाउट एक्सिस 25 फोकस्ड म्यूचुअल फंड की। आपको लास्ट में वही बात याद रखनी है कि किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी गोल और थोड़ा सा विजन के हिसाब से ही करनी है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे किसी भी इक्विटी के अंदर तो वॉलेटिलिटी तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। अगर आपके स्टिल कुछ डाउट होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, हम उसको फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर अमेजिंग वीडियो। थैंक यू।